नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी एनएफएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल बी पाटिल जी से। लेकिन उनके पास जाने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस देखते हैं। अच्छी शुरुआत के बावजूद ऊपरी स्तरों से बाजार पर दबाव। निफ्टी 250 अंक टूट कर आया 17,300 के नीचे। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट, 40,000 के नीचे आया। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप्स में भी काफी बिकवाली। इंडिया विक्स में 10% का उछाल। मोहित जोशी को नया एमडी एंड सीईओ बनाने से जोश में टेक महिंद्रा। शेयर 8% से ज्यादा उछलकर वायदा का टॉप गेनर बना। वहीं सुमित कटपालिया के एमडी एंड सीईओ पद पर दोबारा नियुक्ति के बाद इंडसइंड बैंक में तगड़ी मुनाफा वसूली। शेयर 6% से ज्यादा टूटकर एफएनओ का टॉप लूजर। समय से पहले $265 करोड़ का लोन चुकाने की खबर से अदानी ग्रुप के शेयर्स में रौनक। अदानी ग्रीन, अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन में अपर सर्किट, अदानी इंटरप्राइजेस भी 1% ऊपर। 3 साल का लॉक इन पीरियड आज खत्म होने से यस बैंक पर दबाव। शेयर करीब 5% फिसला। सोना बीएलडब्ल्यू में ब्लॉक डील के जरिए 21.15% शेयर्स का सौदा। शेयर करीब 3% फिसला। वहीं एमएनएम के 6.5% शेयर बेचने से 7% तक टूटा महिंद्रा सीआईई। और टीम इंडिया ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया से होगी जंग। इस बीच बाजार में तगड़ी पिटाई है। 600 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और 625 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी 150 पॉइंट से ज़्यादा की वीकनेस है, यानी अक्रॉस द बोर्ड छोटे बड़े सब तरह के शेयर्स में खासी गिरावट है और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बुरा है। 2360 शेयर कमज़ोर हैं 541 बढ़ने वालों के सामने। तो ये एक बड़ी गिरावट आप कह सकते हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी, अमेरिका से अच्छी खबरें थी, बॉन्ड यील्ड नीचे आई थी, सिलिकॉन वैली बैंक को मदद मिल गई थी। सबके बावजूद मार्केट ऊपर खुला, थोड़ी देर टिका, लेकिन ऊपरी स्तरों से लगातार बिकवाली हुई और मार्केट इस वक्त डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। एक क्विक कमेंट लेते हैं प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर नमस्कार। और मार्केट तो बिल्कुल एकदम उल्टी चाल लेके चल पड़ा है। क्या राय बन रही है आपकी सर? अब तक तो सेल है, सिंपल, क्योंकि जो अपमूव मिला था उसको भी बेच दिया गया। हाँ। नेगेटिव दिया गया। जो गैप पड़ा था परसों का वो भी फिल नहीं हुआ। वो संकेत दे रहा है कि आई एम वीक, मैं तो नीचे जा रहा हूँ। अब ट्रेड कर रहा है 17,235। नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट 17,000 के आसपास होना चाहिए। वो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन सकता है अगर बनना है तो। बैंक निफ्टी 39,807, 40,000 तोड़ दिया और क्या करें। 39,800, अब 38,500 नेक्स्ट है। अब कहां जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन है वीक। सेलिंग शुड बी डन, प्रॉफिट बुकिंग। ऑटो शेयर्स में आज तगड़ा दबाव है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है काफ़ी कमज़ोर है। 15 में से 14 शेयर वीकनेस के साथ काम कर रहे हैं। निफ्टी मीडिया जिसमें पीवीआर वगैरह शामिल हैं 10 के 10 शेयर वीकनेस के साथ काम कर रहे हैं। आईटी में गिरावट है, तमाम स्टॉक्स में कमज़ोरी है। इंडसइंड बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा दबाव है। एसबीआई लाइफ, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, महिंद्रा, इन सब की तरफ से प्रेशर है। लेकिन टेक महिंद्रा 7% ऊपर। गाबा सर, क्या चार्ट में भी ऐसा दिखता है क्या कि किसी के अपॉइंटमेंट से इतना बड़ा फर्क आ जाएगा? है तो वीक, चार्ट में तो काफी हद तक वीक नजर आता है। टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो लगता है जो ब्रेकआउट मिला है उसको पार करना है 1200 जोन, तब जाके बेस पर। लेकिन ये जो बेस बना हुआ है 1,000 के आसपास टेक महिंद्रा का, ये बहुत बढ़िया बेस है। यहाँ पर अगर का मौका रहेगा और लेकिन उसको 2, 4, 6 महीना दे दिए, वो मिलना चाहिए टेक महिंद्रा में, क्योंकि जो बेस बना है बहुत बढ़िया बना है, वो टूटने वाला नहीं है। तो डिप्स वायबल है, लेकिन उसको कैपेसिटी टू होल्ड चाहिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस पे नहीं। तो टेक महिंद्रा पे ये राय बनती हुई दिख रही है। अब आज ये बातचीत हम करेंगे एनएफएल के मैनेजमेंट से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के सीएमडी अतुल बी पाटिल सर हैं। अतुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। और नंबर्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम ये समझना चाहते हैं आपसे कि इस वक्त जो सिनेरियो है फर्टिलाइज़र का, एग्री का, क्योंकि सरकार ने भी एक अपनी पॉलिसी में थोड़ा चेंज किया है इंपोर्ट को लेकर के। तो पहले तो बताइए कि इस वक्त की जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है?
नहीं, इस अभी तो फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिजिनस यूनिट सारे अच्छे चल रहे हैं। सरकार ने जो यूरिया के यूनिट्स रिवैम्प करने थे 5, उसमें से 4 कमीशन हो चुके हैं ऑलरेडी। फर्टिलाइजर में हम बहुत सा फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट भी करते हैं। पिछले 1-1.5 साल में जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से प्राइजेस, इंटरनेशनल प्राइजेस बहुत बढ़ गए हुए थे। उसके कारण फर्टिलाइजर सब्सिडी भी आपने देखा होगी काफी बढ़ गई हुई थी, जो अभी बहुत कूल डाउन हो गए हुए हैं प्राइजेस, इंटरनेशनल प्राइजेस। और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत है, जिससे अवेलेबिलिटी भी अच्छी होगी भारत में, और प्राइजेस, सब्सिडी बर्डन जो है गवर्नमेंट के ऊपर वो भी कम होगा। हाँ, प्राइस नीचे आए हैं और ईज थोड़ा हुआ है इंपोर्ट। लेकिन पाटिल सर, मुझे ये बताइए कि सरकार ने ये कहा है कि इंपोर्ट करने के लिए जो डेजिग्नेटेड कंपनीज हैं एग्रीकल्चर, उसमें उसको ओपन अप कर दिया थोड़ा। पहले 2 ही कंपनियां करती थी। इसका क्या असर होगा सर? अभी तक यूरिया एसटीई के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद वो इंपोर्ट करती है, स्टेट ट्रेडिंग एंटिटीज के थ्रू। उसमें आरसीएफ है, एनएफएल है और आईपीएल को, ये 3 कंपनीज को ये काम दिया गया है। अभी जो ओपन अप होने की बात है, ये कंपनीज तो सरकार की तरफ से यही 3 कंपनीज इंपोर्ट करेंगे, लेकिन ईज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन और ईज ऑफ वर्क के लिए ये पोर्ट्स पे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, उसके लिए जो फर्टिलाइजर मार्केटिंग एंटिटीज है उनको थोड़ा सा फ्रीडम दिया गया है। तो उससे फर्क पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट इसमें इंपोर्ट्स में। बाकी डीएपी एनपीके तो ओजीएल के अंडर है, वो सभी कंपनीज खुद ही अपने आप इंपोर्ट कर सकती हैं। ओके पाटिल सर, भारत ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि 2025 तक हम लोग इंपोर्ट जीरो कर दें, आत्मनिर्भर बन जाए। संभव है क्या ये? यूरिया के इसमें हमारा यूरिया का कंजम्पशन जो है हम देखते हैं वो 35 मिलियन टन है, 350 लाख मेट्रिक टन है। उसमें से हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 250 के आसपास, और जो रिवैम्प हो रही है कंपनीज, उससे हमारा प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा। फिर भी कुछ गैप तो रहेगा इंपोर्ट्स के लिए, बट उसमें यह है कि नैनो यूरिया जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ आपने हाल में देखा होगा, उससे भी यूरिया का जो कंजम्पशन है वो कम होने की उम्मीद है। तो ये हम कह सकते हैं कि हम इंपोर्ट्स हम काफी हद तक इसमें कम कर सकते हैं 2025 तक। लेकिन जीरो नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही। हाँ, वो रिक्वायरमेंट बेस्ड होता है। जैसे इंडिया की मानसून अच्छा हुआ, रिक्वायरमेंट टू फिल द गैप्स, वो तो रहेगा। एकदम से जीरो तो हम कर नहीं पाएंगे वो तो। ओके पाटिल सर, ये जो सीजन इस बार चल रहा है, इसमें बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं मानसून को लेकर के। एल नीनो की बात हो रही है, थोड़ा सा ड्राई स्पेल लंबा हो सकता है। आप लोगों का असेसमेंट क्या कह रहा है, कैसा जाएगा ये मानसून? अभी फॉर्चुनेटली पिछले 3-4 साल से बहुत अच्छा रहा हुआ है, लेकिन मानसून का ये साइकिल रहता है, हर 3 साल के बाद एक डाउनफॉल आता रहा। बट उसका फर्टिलाइजर के इस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन और इंपोर्ट्स में भी गैप है। तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा अगर कंजम्पशन में कम हो जाता तो हमारे इंपोर्ट बर्डन थोड़ा कम हो जाए। बट इंडिया का एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन इतना डाइवर्स है कि मानसून में अगर कुछ एक आधे साल में अगर कोई कमी ज्यादा हो जाती है तो भी वी कैन अब्सॉर्ब दैट। तो उस पे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजम्पशन पे असर होने की संभावना नहीं दिखती है। पाटिल सर, इसको थोड़ा मुझे समझाइए। मॉनसून बहुत बढ़िया है और मॉनसून कमज़ोर है, एल नीनो आ गया, कई इलाकों में सूखा टाइप की सिचुएशन, बहुत कम बारिश हो रही है। इन दोनों परिस्थितियों में फर्टिलाइजर कंजम्पशन का क्या पैटर्न होता है, और आप कह रहे हैं कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा? इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर हमें। जैसे नॉर्थ में है, हमारा नॉर्थ में एग्रीकल्चर जो है मानसून पे भी रहता है, बट एक आधा मानसून अगर थोड़ा सा वीक भी रहे तो हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन पे और एग्रीकल्चर पे इतना असर नहीं आता। जब हम थोड़ा सा साउथ की तरफ जाते हैं या मध्य भारत की तरफ जाते हैं तो वहां पे थोड़ा मानसून वीक होने से प्रोडक्शन पे असर हो सकता है। डाउन साउथ अगर हम जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट मानसून वहां पे स्ट्रांग रहता है। तो अगर वो नॉर्थ वेस्ट मानसून स्ट्रांग नहीं भी हुआ, वीकनेस आती है, तो वहां पे वो ये हो जाता है। तो ये डाइवर्सिफिकेशन होने से, जो एग्रोक्लाइमेटिक डाइवर्सिफिकेशन होने से इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता हमारे इस पे। हाँ, इशू है, मानसून वीक होने से असर जरूर पड़ता है। जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन रहना चाहिए फूड ग्रेन का या एग्रीकल्चर आउटपुट, उसमें कुछ हद तक
आता है, लेकिन फर्टिलाइजर कंजम्पशन पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखता है इसमें। ओके पाटिल साहब, इस बार कैसा अनुमान है आप लोगों का मानसून को लेकर के? आप लोगों ने भी इंटरनल असेसमेंट तो कुछ किया होगा। मानसून इस साल थोड़ा वीक रहने की रिपोर्ट्स हैं, फोरकास्ट हैं थोड़ा। ओके, इस साल वीक रहेगा। अच्छा, ये कह भी रहे लोग कि एल नीनो हो सकता है और तमाम चीज़ें हो सकती है। सर अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए फाइनेंस साइड में कि इस वक्त आपकी सब्सिडी की क्या स्थिति है और सरकार की जो स्थिति है देने की वो क्या है? अभी सब्सिडी तो रेगुलर मिल रही है। जो अभी पिछले 1-1.5 साल से जो सब्सिडी के इस पे जो चेंजेस आए हुए हैं उसमें वीकली बिल जनरेट होती है। जैसे सेल होता है फार्मर को, उसमें उस हिसाब से पेमेंट होता है। तो सब्सिडी का जो इस साल का अभी तक तो पेमेंट अच्छा चल रहा है, उससे वर्किंग कैपिटल पे भी काफी रिलीफ हुआ है। सब्सिडी की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। अच्छा सर, जो आप लोग रशिया से भी इंपोर्ट करते होंगे, करते हैं सर ना वहाँ से, तो वहाँ जो इतने रिस्ट्रिक्शंस और करेंसी आजकल कौन सी यूज कर रहे हैं आप लोग? अभी रूबल में पेमेंट होते हैं उसके, रूबल में नहीं कर रहे हैं जी। तो उसमें रशिया से इंपोर्ट्स में पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे पोटैश हो गया, हाँ। पोटैश के अलावा डीएपी में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें कोई भी करेंसी चलेगी? हाँ हाँ जी। ओके, कितना सर अभी इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग रशिया से? इस साल हमारा डीएपी का इंपोर्ट रशिया से ऑलमोस्ट 3-3.5 लाख टन का हो गया हुआ, डीएपी और एनपीके का। इतना हो चुका है? जी जी। और अभी मार्च तक और मतलब आखिरी 10-15 दिन में और कितना हो जाएगा? नहीं, अभी कोई अभी इंपोर्ट का कोई हमने कोई टाई अप ये नहीं हुआ सौदा। तो 3.5 लाख टन का। ओके 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 ओके। पाटिल सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आपने 2-3 बातें इंपॉर्टेंट कही कि फर्टिलाइजर कंजम्पशन पैटर्न में कोई बहुत फ़र्क नहीं है, बावजूद इसके कि मानसून कमज़ोर रह सकता है, आप भी ये मानते हैं। और 2025 तक नियर ज़ीरो या लगभग आत्मनिर्भर जैसी स्थिति यूरिया में हो सकती है। और इस वक्त भी आपको सब्सिडी की कोई दिक्कत नहीं, सरकार से रेगुलर मिल रही है। सही है सर, ये 3-4 बातें? जी जी बिल्कुल सही। ओके पाटिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। NFL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इनसे हमने बातचीत की क्योंकि फर्टिलाइजर सेक्टर इस वक्त बहुत हरकत में। स्टॉक 4.25% नीचे, आज मार्केट का माहौल मूड नहीं चाहिए इसलिए नीचे होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से लौट के आके मार्केट की बातचीत करेंगे। वीरू को भी जोड़ेंगे, जरा उनसे पूछेंगे कि ये जो 700 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया है, ऐसे में क्या ट्रेड बनाया जाए। एक बार फिर से आपका और बाजार पे नजर डालिए। इसमें 725 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी 39,767 और निफ्टी 181 पॉइंट नीचे है 17,230। अब ऐसे में क्या शॉर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अब यहाँ क्या करना चाहिए, इस पर वीरू बताएंगे। वीरू, क्या करें इसमें? निफ्टी में तुरंत कुछ करना है तो क्या करना है? देखिए नीरज जी, लेवल तो कोई बचा नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग। और सुबह जब डाउ फ्यूचर्स करीब 400 अंक ऊपर थे, एक बार हमने अटेम्प्ट लिया वो कॉल राइटर्स के जोन को बाइसेक्ट करने का, 17,471 17,500 के जोन को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और अब नीरज जी सही मायने में जब 255 वॉलेट हो गया है निफ्टी पर 17,255, तो अगर आप मुझसे पूछें तो 17,000 तक बहुत कोई लॉजिकल सपोर्ट नहीं है। वहीं पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक पुट राइटर्स का जोन खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी में आपका आप समझ लीजिए 200 डेमा वॉलेट हो गया और इस दौर का जो सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज था वो भी वॉलेट हो गया। तो मेरे ख्याल से नीरज जी अभी कम से कम नहीं तो 39,433 तक कोई सपोर्ट नहीं है बैंक निफ्टी में। यूएस में ठीक हो गया है मामला, वहाँ भी फ्यूचर्स ग्रीन में है। सिलिकॉन वैली बैंक का मामला सुलझ गया। हालांकि कैलिफोर्निया में सड़कों में पानी भरा है, पता नहीं वहाँ एक सीजनल बाढ़ टाइप की आती है और उसकी वजह से हमारे यहाँ लोगों को जुकाम हो रहा है। यार ये मतलब विचित्र सी बात है। वीरू इसको अगले 1.5 घंटे में वीरू जी आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रेड निकालेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं अभी, कमाई का अड्डा ब्रेक के बाद वीरू और हर्षदा के साथ।